रज़ा काज़मी साहब। मोहम्मद रज़ा काज़मी साहब। मोहम्मद भी कहे साथ। जी जी बिल्कुल, पूरा नाम लें। मन्नती नाम है। वक्त हो गया इंशाअल्लाह, तो हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से करेंगे। ठीक है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। लियाक़त अली ख़ान साहब की उसमें तो आज चूँकि उनकी यौम शहादत भी है, तो उनके लिए हम एक दफ़ा सूरह फ़ातिहा पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन, आमीन। तो इससे बचते हुए जो लोग ऐसा स्कॉलरली वर्क करते किसी भी काम पर, वो हमारे लिए बड़े मोहतरम हैं। और डॉक्टर मोहम्मद रज़ा काज़मी साहब तो जैसे रिसर्च के आदमी उस दौर में जब रिसर्च में बहुत अच्छी तरीके से काम होता था, तो यूनिवर्सिटीज़ का वो मयार नहीं रहा है। लेकिन आपका जो काम है इस पर वो बहुत दकी है। मेरा इतनी मालूमात नहीं कि मैं ज़्यादा सही से आपका तारुफ करा सकूँ, फरासा साहब किसी वजह से आए नहीं, मगर इनका जो यानी मोहम्मद अली जिन्ना पर की किताब है, लियाक़त अली ख़ान पर जिस पर आज पे मौजू है, जिस पर ये बात करेंगे इंशाअल्लाह। इनकी जो किताब है ये लियाक़त अली ख़ान, इस पर मार्जिन ऑफ इंडिपेंडेंस के जो राइटर है रिचर्ड साइमन, उसने तबसरा करते हुए कहा था कि आई लाइक हिज ऑब्जेक्टिव स्टाइल। ये ऑब्जेक्टिव स्टाइल जो है ना, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है किसी भी मौरख के लिए। ये इसमें कोई बायस नहीं होना, कोई अपनी नुक्ते नज़र नहीं पेश करना। इसके अलावा भी डॉक्टर साहब के बहुत तालीफ़ात हैं और इसमें मकाले भी बहुत हैं, जिसमें राजा साहब महमूदाबाद पे बहुत दबी मकाला है, 1965 की इंडो-पाक वॉर पे ज़ेड भुट्टो हिस्टोग्राफी ऑफ 1971 पूरे। इसके अलावा आप जो हैं वो एक हिस्टोरिकस, एक पाकिस्तान हिस्टोरिकल सोसाइटी का बड़ा दकी रिसाला है, जो गालिबन 1953 से अब तक बिला किसी तातुल के चल उसके एडिटर भी रहे हैं। बहरहाल डॉक्टर साहब का तारुफ कराना तो मुश्किल है, जब मतलब ये कि बात करेंगे तो खुद ही अपना तारुफ बहुत अच्छी तरह हो जाएगा। डॉक्टर साहब के बारे में मेरे जैसे आदमी को ज़्यादा कहना इतना मुनासिब नहीं है। तो इंशाअल्लाह अब डॉक्टर साहब जो हैं वो अपनी गुफ्तगू शुरू करेंगे, फिर उसके बाद जवाब सवाल का सेशन होगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कोई मसला नहीं। लियाक़त अली ख़ान पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म थे, यानी उनकी अव्वली ज़िम्मेदारी रियासत साज़ी थी, स्टेट बिल्डिंग थी। लियाक़त अली ख़ान एक मोहतरम और हर दिल वज़ीर आज़म भी थे। मेमारान पाकिस्तान में उनका शुमार होता था। लेकिन लियाक़त अली को गोली क्या लगी, हरीफ अपनी ज़बानें दराज करने लगे, पाकिस्तान की बका पर अपना गज़ब उन पर निकालने लगे। उनको कत्ल कर दिया गया, मगर हमारे मुल्क में कत्ल व गारतगरी का बाज़ार इतना गर्म हो चुका है कि हम कत्ल करने पे इक्तफ़ा नहीं करते, हम किरदार कुशी भी करते हैं। इसका नतीजा यह है कि हम अपनी तारीख़ जानने की कोशिश में पाकिस्तान के शहरियों को मुश्किल दरपेश होती है। यहाँ उन्वान देकर बाज़ मसाइल का ज़िक्र किया जाएगा, ताकि वो कौम जिसके लिए लियाक़त अली ख़ान ने दामे दिरहमे सुख़ने कदमे सब कुछ निछावर करने के बाद जान भी दे दी, वो उनके बारे में कुछ जान सके। जब वो आखिरी बार रावलपिंडी जा रहे थे तो उनके जहन में कुछ खदशात थे, किस सबब से, ये हम इस तहरीर के आखिर में बताएंगे। अब पूछा था मुझसे आपने रूस से लियाक़त अली ख़ान को दावत। अब इस ज़मीन में सबसे ताज़ा बयान डॉक्टर सैयद जाफ़र अहमद का है, जो पाकिस्तान स्टडी सेंटर के डायरेक्टर रहे, तो उनके अल्फाज में दोहरा रहा हूँ आजकल क्या कहा जा रहा है। डॉक्टर जाफ़र अहमद ने कहा कि हमने खुद ही अनथक कोशिश की कि किसी तरह अमेरिका हमारे तरफ मुतवज्जह हो। वज़ारत ख़ारिजा के ज़रिए कोशिश ये करके रूस से पाकिस्तानी वज़ीर आज़म के लिए दावतनामा मंगवा लिया गया।
तेहरान में मौजूद हमारे वज़ीर ख़ारजा राजा ज़फ़र अली ख़ान, लिखा है गज़नफ़र अली ख़ान थे, ने तेहरान में मौजूद रूसी सफ़ीर से कहा कि हमारे वज़ीर आज़म रूस का दौरा करना चाहते हैं। आप या मॉस्को या क्रेमलिन, आप बहादुराबाद या कराची, आप मॉस्को या क्रेमलिन से कहें कि वो हमारे लिए दावतनामा भेजें। इसके बाद हमारे वज़ीर आज़म के लिए दावतनामा आ गया। बस यही हमें चाहिए था। हमें अमेरिका को ये दिखाना था कि पाकिस्तान को रूस से दावतनामा आ गया है। फ़ौरन अमेरिका ने भी दावतनामा भेज दिया और हमारे वज़ीर आज़म रूसी दावतनामा एक तरफ रख करके अमेरिका चले गए। यही तासुर है ना, यही तासुर है, ये यहाँ उनका कौल है। अब ये हक़ीर अर्ज़ करता है, अफसोस न तो दस्तावेज़ात इस बयानिए की तायीद करते हैं, न वो अफराद जो इस दावत के दौरान हमारे सफारतकार थे। यही बात गलत है कि रूस का दावतनामा एक तरफ रख दिया गया। रूस ने दौरे की तारीख़ आगे करने के बजाय 20 अगस्त से 15 अगस्त कर दी थी। देखिए ना, आप मुझे बुलाएं तो कहें कि साहब काज़मी साहब वो इस हफ्ते मुमकिन नहीं, अगले हफ्ते आ जाए। आप तो ये तो नहीं कहेंगे कि मैं एक हफ़्ता पहले आप आ जाइए, ठीक है। जिसके लिए लियाकत अली ख़ान को कायद आज़म की वफ़ात के बाद का पहला यौम आज़ादी मुल्क से बाहर गुजारना पड़ता। अमरीका रवाना होते हुए अमरीका के शहर बोस्टन में और अमरीका से वापसी पर लियाकत अली ख़ान के कहा कि उनके पास रूस का दावतनामा है, मेज़बान मुल्क जब तारीख़ तय कर देगा तो मैं चला जाऊंगा। कि अमेरिका में कहा, तो एक तरफ रख देने वाली बात तो बिल्कुल ही गलत है ना। 2 जून को अली एवेव तेहरान में रूस के निगरान उमूर ख़ारजा ने पाकिस्तानी सफ़ीर के ज़रिए दावतनामा भिजवाया। 7 जून को दफ्तर ख़ारजा ने ईरान में अपने सफ़ीर से कहा कि वह हुकूमत पाकिस्तान को खैर सगाली का जज्बा पहुँचाए। 29 जून को लियाकत अली ख़ान की ये तजवीज़ पेश की गई कि वो 20 अगस्त को कराची से रवाना होंगे और 10 से 15 दिन का दौरा करेंगे। 14 जुलाई को रूसी निगरान ने पाकिस्तान सफ़ीर से कहा कि वज़ीर आज़म 15 अगस्त को मॉस्को पहुँचे। चूँकि इसका मतलब यौम आज़ादी पर मुल्क से गैर हाज़िरी होना होता है, लियाकत अली ख़ान ने 15 के एवज़ 18 अगस्त की तारीख़ तजवीज़ की। जवाब में रूस ने 7 नवंबर की तारीख़ मुकर्रर की, इस शर्त के साथ कि पहले दोनों मुल्कों में सफ़ीरों का तबादला हो जाए। 29 अक्टूबर तक लियाकत अली ख़ान दौरे की तारीख़ की तस्दीक करते रहे। जब इन्हें बताया गया कि चूँकि 7 और 8 नवंबर रूस में तातील होती है, इसलिए इस तारीख़ को पाकिस्तानी वज़ीर आज़म का इस्तक़बाल नहीं किया जा सकता, इस बार रूस ने अपनी ही तजवीज़ करदा तारीख़ रद्द करके गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए दावत मुलतवी कर दी। देखिए, इसमें सब हवाले मैंने दिए, वो साथ नहीं पढ़ सकता, ये लाया हो। हसन ज़हीर मोतमद मुंतज़मा यानी इस्टेब्लिशमेंट सेक्रेटरी ने असल मिस्र से उन्होंने ऊपर गुजरी हुई रूज़ात बयान की है। इसकी तायद में भी बहुत सारी दस्तावेज़ात हैं। डॉक्टर समीउल्लाह कुरैशी मरहूम, जो रूस में पाकिस्तान के दबीर सालिस 3rd सेक्रेटरी थे, बयान करते हैं कि जब पाकिस्तानी सफ़ीर शोएब कुरैशी ने, जो मौलाना मोहम्मद अली जौहर के दामाद थे, शोएब कुरैशी ने रूस के नायब वज़ीर ख़ारजा आंद्रे ग्रोमिको से कहा कि इन्हें उनकी हुकूमत ने ताजीलन रवाना किया है कि वो पाकिस्तानी वज़ीर आज़म के दौरे का इंतज़ाम कर सके, तो पहले ग्रोमिको ने तजाहुल से काम लिया, फिर कहा हमारी दावत, यानी आपकी ये तजवीज़ के हम आपके वज़ीर आज़म को बुलाएं। ख़ुद लियाकत अली ख़ान ने कहा था कि जब तक रूस तारीख़ नहीं तय करता वो दौरा नहीं कर सकते। इसमें हमारा क्या कसूर? एक चीज़ मैं इससे हट के बता रहा हूँ। हुसैन शहीद सोहरावर्दी साहब ने रूसी सफ़ीर से कहा कि अगर रूस कश्मीर के मामले में हमारी मदद करता है
तो हम अमेरिका और मगरब से अपने तमाम मुआहदों को ख़त्म करके रूस के साथ मिल सकते हैं। दूसरे दिन हुसैन शहीद सोहरावर्दी की ये पेशकश जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने आ गई थी। वो दिलचस्पी नहीं रखते थे। आज की बात बहुत ही मुख्तलिफ है। अब आइए करारदाद मकासद के ऊपर। इस ज़मन में डॉक्टर साहब क्या कहते हैं? डॉक्टर सैयद जाफर अहमद का इरशाद है, फरवरी 1929 में मजलिस आइनसाज का इजलास हुआ और करारदाद का मुसवदा पेश किया गया, जिसके बाद शब्बीर अहमद उस्मानी ने इसे कैद खाने में मौलाना मौदूदी को, जो कश्मीर पर अपने फतवे के बायस कैद मुकद्द रहे थे, भेजा गया। जब मौलाना मौदूदी ने मुसवदे पर तरमीमें की तब ही करारदाद मकासद को मजलिस आइनसाज से नाफिज किया गया। उन्होंने इजाफा किया कि करारदाद मकासद ने पाकिस्तान को एक थियोक्रेसी मजहबी रियासत बना दिया है। ये इल्ज़ाम है कि उन्होंने थियोक्रेसी बनाया है और कई लोगों ने बताया है, मैं आपको बताऊंगा। अब इस अमर की तस्दीक के लिए कि करारदाद मकासद में मौलाना सैयद अब्दुल आला मौदूदी मरहूम का मंजूर शुदा है, उनकी तकरीर का इक़्तिबास मुलाज़ा हो जो उन्होंने लॉ कॉलेज लाहौर के तलबा के सामने की थी। पाकिस्तान का आइन किन नुकात में मबनी हो, इन्हें मौलाना मौदूदी मरहूम ने वाशगाफ तौर पर 4 जुमलों में बयान किया था। हुकूमत सरकारी तौर पर ऐलान करे कि पाकिस्तान का इक़्तिदार आला अल्लाह के पास है, सॉवरेनिटी। 2, रियासत महज अल्लाह का गुमाश्ता हो और शरीयत को पाकिस्तान का असासी कानून तस्लीम कर लिया जाए। 3, कोई मौजूदा कानून जो शरीयत से मुतसादिम हो उसे कलअदम करार दिया जाए। 4, आइंदा कोई ऐसा कानून नाफिज न हो किया जाए जो शरीयत से मुतसादिम हो। बस ये 4 नुकात। इन निकात में भी कहीं भी जमहूरियत या अक़लियतों के हुकूक़ के बारे में कुछ नहीं। अब करारदाद मकासद की असल इबारतों को देख लें जो कि लियाक़त अली ख़ान ने पेश की थी। यहाँ इक़्तिबासात ही दिए जा सकते हैं, पूरे मतन मबाहिस का हवाला दिया जा रहा है जिससे आसानी इंटरनेट पर देखा जा सकता है। और छपी हुई ओरिजिनल किताब कायदे आज़म एकेडमी में डिबेट्स की रखी हुई है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स। तो लियाक़त अली ख़ान ने करारदाद ये पेश की कि पूरी कायनात पर इक़्तिदार आला सिर्फ अल्लाह क़ादिर मुतलक़ के पास है, जिसका अख्तियार अल्लाह ने रियासत पाकिस्तान को उसके अवाम के ज़रिए तजवीज़ किया है। इसके मुक़र्रर हुदूद में इसका इस्तेमाल हो कि ये एक मुक़द्दस अमानत है। ये मजलिस आइनसाज अवाम की नुमाइंदगी करते हुए पाकिस्तान की आज़ाद और मुक़्तदिर रियासत के लिए आइन वज़न करने का अज़्म करती है, जिनमें जमहूरियत, आज़ादी, मुसावात, रवादारी और समाजी इंसाफ के उसूल, जैसा कि इस्लाम में उसकी तस्रीह की गई है, को मुकम्मल तौर पर बरता जाएगा। जहाँ मुसलमानों को अंग्रेज़ी लफ्ज़ में इनेबल यानी उन्हें सहूलियत दी जाएगी कि वो अपनी ज़ाती और इज्तिमाई ज़िंदगी को तालीमात और वाजिबात इस्लाम के मुताबिक बसर कर सके जो कुरान और सुन्नत में मौजूद है। जहाँ अक़लियतों के लिए मुनासिब सामान किया जाएगा ताकि वो आज़ादाना तौर पर अंग्रेज़ी लफ्ज़ फ्रीली अपने मज़ाहिब के अक़ायद व अमल को बरूए कार ला सकेंगे और अपनी सक़ाफ़त को भी तरक्की दे सकेंगे। यह असल इबारत है। भाई देखिए, लियाक़त अली ख़ान ने यहाँ पर एक सियासी तीर मारा था। इस इबारत के एवज़ के पाकिस्तान का इक़्तिदार अल्लाह के पास है। उन्होंने कहा कि पूरी कायनात का इक़्तिदार अल्लाह के पास है और ये इक़्तिदार आला जो है ये पाकिस्तान के अवाम, ये नहीं लिखा है कि पाकिस्तान के मुसलमान, अवाम इस्तेमाल करेंगे। जो शहली शिक में कहा गया है कि अल्लाह का इक़्तिदार आला पूरे कायनात में है, ये मौलाना मौदूदी के उस बयान का जवाब है कि अल्लाह का इक़्तिदार आला सिर्फ पाकिस्तान पर है। मुसलमानों को अपनी ज़ाती और इज्तिमाई ज़िंदगी गुजारने की सहूलत तो अमेरिका के आइन में भी हो सकती रहा। ये वाज़ेह इल्ज़ाम कि लियाक़त ने पाकिस्तान को एक इस्लामी रियासत यानी थियोक्रेसी बना दिया था, तो इसकी तरदीद ख़ुद लियाक़त अली ख़ान के अल्फाज में सुनिए।
Sir, I just said that the people are the real recipients of power. This naturally eliminates any danger of the establishment of a theocracy. डॉक्टर जाफर अहमद से ये कौल भी मंसूब है। उनका कौल 8वीं तरमीम ने पाकिस्तान में अक़लियतों के लिए तब्दीली लाई। सतह पर हर चीज़ थी मगर एक लफ्ज़ फ्रीली जो कायद आज़म की 11 अगस्त की तकरीर में है, जहाँ उन्होंने कहा था कि अक़लियतें आज़ादाना तौर पर अपने मनासिक दीन को अदा कर सकेंगी, गायब था। तरमीम हो रही है करारदाद मकासद की और बीच में आ गई कायद आज़म की तकरीर। कायद आज़म की मज़कूरा तकरीर में लफ्ज़ फ्रीली आया ही नहीं है। लफ्ज़ फ्री आया है 3 मरतबा। यानी ये आप जो जुमला कायद आज़म से मंसूब कर रहे हैं वो दरअसल कायद मिल्लत का है। इस इकरार से पहलू सही की वजह वो खुद बयान कर सकते हैं। अब ये देखें कि बहस को समेटते हुए लियाकत अली ख़ान ने खुद क्या कहा था। मेरे दोस्त यानी सिरस्कंदर चट्टोपाध्याय ने कहा कि एक इस्लामी रियासत में, यानी वो रियासत जो इस करारदाद के मुताबिक कायम होगी, उसमें कोई गैर मुस्लिम एक आइनी हुकूमत में इंतज़ामिया का सरबराह नहीं हो सकता है। यह बिल्कुल गलत है। एक गैर मुस्लिम इंतज़ामिया का सरबराह हो सकता है एक आइनी हुकूमत में उस महदूद इख्तियार के साथ जो किसी फ़र्द को आइन के तहत दिया जा सकता है, या इस ख़ास रियासत के किसी इदारे को। यहाँ भी लोगों ने उन्हें गुमराह किया है। एक इस्लामी माशरा तश्कील देते हुए हमने अक़लियतों के हुकूक़ को नज़रअंदाज नहीं किया। अगर हम ऐसा करते तो हम अपने ही दीन के वाजिबात से रूगर्दानी करते। अगर हम अक़लियतों के आज़ादी पर हदबंदी लगाते। ये लियाकत अली ख़ान के अपने अल्फाज थे। अगर ज़ियाउल हक़ मरहूम को करारदाद मकासद से एक लफ्ज़ को चुपके से हज़फ करना पड़ा, यही इस बात का सबूत है कि करारदाद मकासद में इस्लामी रियासत बनाने का सामान नहीं था। अब ये शिकायत कह रह गई कि करारदाद मकासद में लफ्ज़ रिपब्लिक नहीं है। अब उर्दू में रिपब्लिक और डेमोक्रेसी दोनों के लिए लफ्ज़ जमहूरियत इस्तेमाल होता है। अफलातून की अनियाती आबादी में जमहूरियत का गुज़र था, जिसका नाम ही जमहूरियत है। ज़ाहिर के करारदाद मकासद ज़रिया था पाकिस्तान को रिपब्लिक बनाने का। इतनी अजीम कार्रवाई पर ऐसा औछा एहसास आखिर किस लिए? माशी तरीक़। अब सुने, जब पाकिस्तान बनाने की तजवीज़ पहले सामने आई तो अंग्रेज़ों ने कहा था कि यह मुल्क माशी तौर पर नाकाम हो जाएगा। लॉर्ड माउंटबेटन ने जवाहरलाल नेहरू को इसी बिना पर तक़सीम पर राज़ी कर लिया था कि पाकिस्तान 6 माह में वापस आने पर मजबूर होगा। इब्तदाअन माली असासी भी रोक लिए। ताहम चंद साल में पाकिस्तान मईशत इतनी मजबूत हो गई कि जब बरतानिया और भारत ने सिक्के की कीमत कम कर दी तो पाकिस्तान ने डीवैल्यू करने से इनकार कर दिया। चूँकि पाकिस्तानी सिक्का ज़्यादा कीमती हो गया था, इसलिए भारत से तिजारती जंग शुरू हो गई। इसकी ज़ब्त सबसे ज़्यादा मशरक़ी बंगाल में जूट या पटसन के काश्तकारों पर पड़ी। सबब यह था कि जूट की काश्त तमाम तर मशरक़ में होती थी और जूट की कुल सनत मगरब में होती थी, बंगाल में। धीरेन्द्रनाथ दत्ता को पाकिस्तान की मजलिस आइन साज में कहना पड़ा। उनका कौल है, मशरक़ी बंगाल में ज़िंदगी गुजारने वाले लोग कलकत्ते से रब्ता रखते हैं जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। अक़ूल लियाकत अली ख़ान मशरक़ी बंगाल गए और जूट के काश्तकारों से उन्हें दरख्वास्त की वो कम नर्ख पर जूट न बेचें और कुछ नहीं तो हुकूमत पाकिस्तान पूरी पैदावार ख़रीद लेगी। लियाकत अली ख़ान की ज़बान थी। मशरक़ी बंगाल के बाशिंदों ने इसका पास रखा। चूँकि कलकत्ते की जूट मिलें बेकार पड़ी थी, आखिर वहाँ के सनतकारों को चढ़े दामों जूट खरीदना पड़ा। मशरक़ी बंगाल में कॉटन मिल 14 थी, जबकि पूरे बर्र सग़ीर में 400 से ज़्यादा थी। जैसा कि अभी कहा गया है कि जिस इलाके में जूट उगता था उस इलाके में एक जूट मिल भी न थी। एक पाकिस्तान इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन जो भारी सनतों के लिए था, दूसरा एक पाकिस्तान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन जो छोटी और घरेलू सनती के लिए था। माशी तरक्की की राह में मगरबी ममालिक का मौक़िफ़ ये था कि जो सनतें हिंदुस्तान में कायम हैं उनका साजो सामान पाकिस्तान को फ़रोख्त ना किया जाए, ताकि हमेशा हिंदुस्तान के माशी तसल्लुत में
पाकिस्तान रहे। ये साजो सामान लियाकत अली ख़ान ने मशरक़ी यूरोप से के ममालिक से नक़द रकम के एवज़ मंगा लिए। मुल्की तामीर। पाकिस्तान के पास मरकज़ कायम करने के लिए दफ्तर तो कुजा, मेज़, कुर्सी, स्याही, कलम तक न थी। ये चीज़ें मुलाज़मीन ख़ुद अपने वसाइल से लाते थे। सियासी सतह पर लियाकत अली ख़ान की ज़िम्मेदारी थी एक मरकज़ का क़याम। आपकी शिकायत यह है कि उन्होंने मरकज़ को कमज़ोर क्यों न किया। लियाकत की मुल्क साजी का अंदाज़ा किया था। इस अंदाज़ा आप इस अम्र से लगा सकते हैं कि फ़ौज में भर्ती के लिए अंग्रेज़ों ने वो जिस्मानी शराइत लगाए थे जिनको बंगाली पूरा नहीं कर पाते थे। लियाकत ने यह पाबंदी उठा ली और बंगालियों की फ़ौज में भर्ती शुरू कर दी। मरकज़ी खिदमात सिविल सर्विसेज में लियाकत अली ख़ान ने मशरक़ी पाकिस्तान का कोटा 50% रखा। अपने तय अपनाने की कोशिश सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि आप देखिए कि बांग्लादेश की सनतों के बानी भी लियाकत अली ख़ान हैं। हमारी कौम लियाकत अली ख़ान की खिदमात को याद नहीं रखती। लियाकत अली ख़ान कातिल कौन था, इसका जवाब डॉक्टर सफदर महमूद मरहूम ने मुहैया किया है। जब वो मरकज़ी मोतमदे तालीम थे, when he was the फेडरल एजुकेशन सेक्रेटरी, उन्होंने फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी के मजल्ले बरगे गुल में लियाकत नंबर में आज़ादी का मर्द मुजाहिद के उन्वान से मज़मून लिखा जिसमें मलिक ग़ुलाम मोहम्मद और नवाब बुरमानी को कातिल करार दिया गया है। उसके सफ़ात 41 ता 44। मज़ीद बरा सैयद मोहम्मद ज़ुल्क़रनैन ज़ैदी ने ये इंकिशाफ किया है कि लियाकत अली ख़ान को गोली पुष्ट पर लगी थी, जिसका ये मतलब है कि सैयद अकबर बेकसूर था। रावलपिंडी की रवानगी से पहले लियाकत अली ख़ान ने वज़ीर मेहनत अब्दुल मुत्तलिब मालिक को एतमाद में लेकर के कहा था कि रावलपिंडी में वो सरदार अब्दुल रब मिश्तर को नायब वज़ीर आज़म बनाने का ऐलान करेंगे। वो हिकमत अमली का तसलसल चाहते थे। कत्ल से 4 रोज़ कबल उनकी अमरीकी सफ़ीर एबरा वॉरेन से नाखुशगवार मुलाकात हुई थी। लियाकत अली ख़ान ने लाखों की जायदाद हिंदुस्तान में छोड़ी, न खुद क्लेम दाखिल किया न बेगम को दाखिल करने दिया। अपनी दिल्ली की कोठी गुलेराना उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान को तोहफ़तन दे दी और उसी में पाकिस्तान का सफारत खाना कायम हुआ। लियाकत अली ख़ान की हस्पताल में तलाशी ली गई तो कमीज़ पैबंद रज़ा निकली। बैंक में बहुत मामूली रकम थी। लियाकत अली ख़ान के इसार और किरदार के पेश नज़र उनकी उन्हें अक़ीदत का मरकज़ होना चाहिए था, लेकिन बिल्कुल उसी शायर के जिसे उन्होंने कैद कर दिया था। छूटा नहीं गैरों से कोई नावक दुश्नाम, छूटी नहीं अपनों से कोई तर्ज़ मुलामत। मेरी अंग्रेज़ी किताब लियाकत अली ख़ान लाइफ इन वर्क पर तबसरा करते हुए हुकूक़ इंसानी के अलम बरदार जनाब इब्न अब्दुर्रहमान रहमान मरहूम ने मुझे एक कज बहस वकील दिफा कहा। न्यूज़लाइन अक्टूबर 2003 सफ़ा 11। मैं जो कुछ उसे जाने दीजिए क्या लियाकत अली ख़ान का ठहरे में है। मुखासमत की बुनियाद क्या है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मार्च 48 में हिंदुस्तान की इश्तराकी जमात कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया पर पाबंदी लगा दी और सैयद सज्जाद ज़हीर को जो उस वक्त कलकत्ते में थे उन्हें ज़ेर ज़मीन जाना पड़ा। जब 12 अप्रैल 1948 को लियाकत अली ख़ान के सामने ये तजवीज़ की गई कि वह पाकिस्तान की इश्तराकी जमात पर पाबंदी लगा दें तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। अब जो आगे हुआ खुद करदा राय इलाज नीस के दायरे में आता है, यानी मतलब है रावलपिंडी साजिश। एक कौम दूसरी कौमों में किस नज़र से देखी जाती है, इसका इन्हिसार इस बात पर है कि वो अपने रहनुमाओं की खुद कितनी तकरीम करती है। अगर राना लियाकत अली ख़ान ने अपने शौहर की मदद से हुकूक़ निस्मा का एक इदारा कायम किया होता तो शायद हुकूक़ इंसान का इदारा भी कायम न रहता। क्या खूब कहा था हफीज़ जालंधरी ने, मुसलमानों का मोहसिन था लियाकत, मुसलमानों ने उसको मार डाला। शुक्रिया। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने सेहत की खराबी के बावजूद जो है यहाँ तशरीफ़ लाए। हालांकि इनको आज आर्ट्स कौंसिल में भी मदऊ किया गया था,
लेकिन ये हमसे पहले वादा कर चुके थे, तो इन्होंने वहाँ पर आने से मना कर दिया। सेहत की वजह से एक ही तकरीब जो है उसमें भी आना इतना आसान काम नहीं था, लेकिन बहरहाल मैं इनका बहुत ममनून हूँ और शुक्रगुजार हूँ। इसके बाद हमारी एक छोटी सी एक शील्ड हम बनाते हैं अपने मेहमान के लिए। तो मैं जनाब रौनक हयात साहब से, डॉक्टर निसार साहब से और हामिदुल इस्लाम से मुल्तमिस हूँ कि वो आए और शील्ड पेश करें। और ये हमारा असल में हामिद भाई ज़रा डॉक्टर साहब,